Hello, welcome back. This is Raj Kamal. Today I will discuss here the next topic ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन. ओके, तो क्योंकि लास्ट टाइम हमने आपको सिलेबस कराया था और पहले टॉपिक में मैंने जिस तरीके से बताया कि जो हमारा एसएससी का गिवन सिलेबस है उन सिलेबस को हम उस तरीके से नहीं करेंगे, इसलिए हमने नया पैटर्न दिया था आपको लास्ट क्लास के अंदर कि हमको किस तरीके से पढ़ना है, उसके सब सिलेबस को भी कवर कर लें और जो पूछे जाते हैं अलग से उन टॉपिक को भी हमने इसके अंदर कंसिडर करा है. तो हमारे टोटल 16 टॉपिक में सिलेबस कंप्लीट हुआ था. तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं टॉर्क, जिसके अंदर होगा हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क. एक एक चीज को बहुत अच्छे से सिखाएंगे. यकीन के साथ मानिए आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे. बस साथ बने रहिए, बिल्कुल अंत तक आप इंस्ट्रूमेंटेशन से जीना सीख लेंगे. बहुत बढ़िया आपका सब्जेक्ट बनने वाला होगा इंस्ट्रूमेंटेशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, तो हमने आपको बताया कि ये तीनों टॉर्क देखना है. देखिए, ये सिलेबस आपकी गिवन नहीं है, पर इन तीनों टॉर्क को जाने के बगैर अगर आप किसी भी सिलेबस को करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी, रास्ते में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा. मोस्टली टीचर ऐसा करता है कि पीएमसी से स्टार्ट करते हैं. अगर पीएमसी से स्टार्ट करेंगे और ये चीज़ सब आप नहीं सीखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. और ये नहीं सीखने के कारण 30% इंस्ट्रूमेंटेशन आपका पुअर हो सकता है. इसीलिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है, जो मैंने एडिशनल के 2 चैप्टर कराए, एक ये और दूसरा लॉज, उनको भी सीखना बहुत जरूरी है. तभी इंस्ट्रूमेंटेशन हम पीएमसी के अंदर एंटर करेंगे. तो चलिए हम देखते हैं पहला ये टॉर्क होता क्या है. अब देखिए, जब मैं इसको भी डेप्थ में सिखाऊंगा ना तो आपको कहीं ना कहीं एक लगेगा कि कितना डेप्थ में जा रहे हैं, पर अगर उनको सीख लेंगे कि एक्चुअल में वो टॉर्क है क्या, तो जब ये चीज आप जान लाएंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो इन तीनों टॉर्क के बारे में पहले समझिए कि ये होता है क्या. टॉर्क तो टॉर्क होता है. टॉर्क तब तक हम यही पढ़ते आए फिजिक्स में या एनीवेयर कि टॉर्क क्या होता है, F इंटू एल, फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही ना. तो टॉर्क भी एक तरीके का क्या फोर्स है, फोर्स बढ़ेगा तो टॉर्क हमारा बढ़ेगा. लेकिन यहाँ 3 प्रकार के टॉर्क आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर. तो वो कौन सा टॉर्क होता है, अभी आप सीखिए इन चीज़ों को. ये देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर ये तीनों टॉर्क क्या है. एक इंस्ट्रूमेंटेशन हमने लेके आया, चूंकि लॉकडाउन है तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स मैं लेके नहीं आ पाया हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि एनिमेशन के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा पाऊं. और लॉकडाउन खत्म होता है तो बहुत सारी चीज़ें आपको तो इस तरीके से दिखाया जाए कि जितना कोई प्रैक्टिकल लैब के अंदर नहीं कर पाता है उतना अरेंजमेंट आपके डिस्प्ले पे देखने को मिलेगा. फिलहाल मैंने ये एक इंस्ट्रूमेंटेशन, ये हमारे पास वोल्टमीटर है जिसका रेंज है 300 वोल्ट, है ना. ये AC DC दोनों पे ऑपरेट करने वाला है. ठीक है, बाकी हम इसके बारे में बात करेंगे. अब इसमें 3 प्रकार के डिवाइस या बात कर सकते हो, 3 तरीके का टॉर्क कौन सा होता है. तो आप बारीकी से देखिएगा. एक ऐसा पॉइंटर आपको आई होप दिख रहा होगा जो हिल रहा है, पॉइंटर है जो लगातार हिल रहा है. ये इस तरीके से मैं बता दूं, अगर नहीं किसी को दिख रहा होगा तो यहाँ पे मैं बताऊं, ऐसे एक स्केल है जिसका मैक्सिमम रेंज है 300 वोल्ट, 0 से शुरू हुआ है और 100 और 200 वोल्ट तक इस तरीके से ये गया है. और ये पॉइंटर, मैं कह रहा हूँ एक पॉइंटर है, ठीक है ना. पहले तीनों टॉर्क को समझिए. ये पॉइंटर है, देखिए वो लगातार हिल रहा है कहीं ना कहीं, है ना, इसके अंदर, है ना. ये देखिए, क्लियर. अगर ये हिल रहा है तो ये पॉइंटर हिल रहा है, ठीक है. अब समझिएगा यहाँ पे, जब अब ये इंस्ट्रूमेंट है इसमें सप्लाई तो देना पड़ेगा ना अपने को, है ना. ये वोल्टेज अगर मापेगा तो कहीं 5 पिन सॉकेट अगर होगा, 5 पिन का सॉकेट होगा, ये देखिएगा यहाँ पे 5 पिन का सॉकेट होगा, तो कहीं ना कहीं इसके 2 वायर को मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, 2 वायर को कनेक्ट करूंगा. इसमें कोई दिक्कत नहीं. अगर इन दोनों वायर को मैं कनेक्ट करूंगा तो समझिए सबसे पहले करंट देने के बाद पहला रिस्पॉन्स मिलता है इसके आगे बढ़ने का. समझते जाइए. जो करंट देने के बाद, जैसे मैं इसको करंट 2 बार लाया और जैसे इस इंस्ट्रूमेंट को हमने करंट दिया तो करंट के कारण जो पहला डिफ्लेक्शन दिया, करंट के अप्लाई होने से जो फर्स्ट रिस्पॉन्स देता है, ये मूव करता है, वो टॉर्क कहलाता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. वो टॉर्क जो करंट के रिस्पॉन्स के कारण, करंट के कारण जो पहला टॉर्क रिस्पॉन्ड करता है, वो कौन सा टॉर्क कहलाएगा हमारा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. यानी पहले हमने करंट दिया और डिफ्लेक्ट हो गया, पहला टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये समझो, अगर आप किसी, ये डिफ्लेक्शन किस में होता है, अगर किसी मोटर में भी आप सप्लाई स्विच ऑन करते हो, करंट जैसे ही जाता है मोटर घूमना शुरू करता है, तो क्या होता है, मोटर कंप्लीट साइकिल लेता है, लगातार घूमता है. क्यों? उसको कंट्रोल करने का कोई टॉर्क ही नहीं लगा है, उसके अंदर उसको रोकने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं लगाया है. लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट को अगर गहराई से आप देखेंगे, शायद आपको दिख रहा होगा एक कॉइल है अंदर में, है ना.
आपको तो स्प्रिंग नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये विजिबल इतना बेहतर नहीं हो पा रहा है, हम आपको एनिमेशन के थ्रू दिखाने की कोशिश करेंगे। अब समझिएगा यहाँ पे, तो ये क्या होता है, अब देखिए जैसे मैं इसको सप्लाई दूंगा ये पॉइंटर कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा, ये पॉइंटर कहीं ना कहीं रुक जाएगा। अब समझिए पॉइंटर अगर कहीं ना कहीं जाके अगर रुक रहा है, उसको रोकने वाला कोई मैकेनिज्म तो है। अगर पॉइंटर 200 वोल्ट पे रुक रहा है, इसका मतलब कोई उसको अपोज कर रहा है, चाहे वो स्प्रिंग से ही हम रोक रहे हैं पर कोई ना कोई उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अगर अपोज कर रहा है तो कुछ ना कुछ मैकेनिज्म लगा है जो अपोज कर रहा है, तो अपोज करने वाला जो टॉर्क है दैट इज नॉन एज कंट्रोलिंग टॉर्क। वो इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल कर रहा है, अदरवाइज ये मूव करना शुरू कर देगा तो मोटर बन जाएगा, क्लियर ना। तो कंट्रोल करने वाला जो टॉर्क होता है हमारा दैट इज नॉन एज कंट्रोलिंग टॉर्क। तो आपने दो चीज तो देख लिया, एक तो पॉइंटर जहां करंट देने से डिफ्लेक्ट करेगा, दूसरा इसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रोक दिया जाएगा। ठीक है, दो चीज हो गए। ठीक है, किसी ने कहा कि ये दोनों पॉइंट पे रोक गया, मान लो इसको स्प्रिंग लगा के रोका दिया गया, तो स्प्रिंग क्या कर रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, और करंट के कारण पहला रिस्पॉन्स इसने डिफ्लेक्ट किया, तो ये डिफ्लेक्ट किया, तो डिफ्लेक्ट करता है ये, और उसको अपोज स्प्रिंग कर रहा, इधर स्प्रिंग इधर धकेल रहा होगा, तो कंट्रोलिंग टॉर्क ये। तो कई बार तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, हमेशा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का अपोजिट कौन होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क, वो उसका विरोध करता है। कई बार क्वेश्चन ये भी बनता है, अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बढ़ेगा तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करेगा, अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बढ़ेगा तो कंट्रोलिंग टॉर्क भी बढ़ेगा। क्यों, देखिए क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जिस तरीके से आगे धकेल रहा है, स्प्रिंग भी उतना ही टाइट हो रहा है, स्प्रिंग अगर टाइट होगा तो वो धकेलेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा धकेलने की कोशिश करेगा। तो अपन के बार कंफ्यूज होता है, ये बढ़ रहा तो वो घट रहा होगा, नहीं, अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बढ़ रहा है तो कंट्रोलिंग टॉर्क भी बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट हमारा रह गया डैम्पिंग टॉर्क, ओवरव्यू है, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा डैम्पिंग टॉर्क। अब भैया होता क्या है एक्चुअली में, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को मैं सप्लाई दे देता हूं तो दोनों काम तो हुआ, अब ये पॉइंटर किसी पॉइंट पे जाके ऐसे वाइब्रेशन करता है, एक ओसिलेशन। अगर मैं करंट इसको 200 वोल्ट दे दूं अभी, तो ये 200 पे जाके ओसिलेशन करता है ना, ओसिलेशन करने लगता है इंस्ट्रूमेंट, ये ओसिलेट करता है। इस ओसिलेशन को रोकने के लिए हम एक और टॉर्क का यूज करते हैं। इस ओसिलेशन, अब मान लो ये कोई कहेगा सर ये ओसिलेट कर रहा है, ठीक है, अब यहां पता चला ये इंस्ट्रूमेंट का स्केल है, अब क्या मानूं, 200 मानूं कि 198 वोल्ट मानूं या 202 वोल्ट मानूं। अगर ये इसी के इर्द गिर्द मूव करने लगे तो अपने को तो पता ही नहीं चलेगा एक्चुअल रेटिंग इसकी क्या है। तो इन चीजों को दूर करने के लिए हमको एक ऐसा टॉर्क का यूज करना पड़ता है जो इसको हिलने से रोके और सेटल डाउन कर दे। अगर ये इसको सेटल डाउन कर दिया तो वो मैकेनिज्म जिसके थ्रू हम इसको रोक पा रहे हैं, वो टॉर्क जिसके थ्रू हम इसको रोक पा रहे हैं, दैट इज नॉन एज डैम्पिंग टॉर्क। अब तीनों टॉर्क कैसे प्रोड्यूस किया जाता है किसी इंस्ट्रूमेंट में, वो हम मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे कि किस मैकेनिज्म के थ्रू इन तीनों टॉर्क को प्रोड्यूस कराया जाता है और किसी इंस्ट्रूमेंट को बहुत बेहतर बनाया जाता है। क्योंकि ये तीनों टॉर्क नहीं होगा तो इंस्ट्रूमेंट बहुत बेहतर नहीं होगा। कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत बढ़िया परफॉर्म करे, इसके लिए जरूरी होता है कंट्रोलिंग टॉर्क भी हो, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी हो और डैम्पिंग टॉर्क भी हो। ये तीनों चीज हो तो इंस्ट्रूमेंट मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेसी के साथ आपका रिजल्ट देगा। क्लियर? तो चलिए हम देखते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे प्रोड्यूस किया जाता है किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर। कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, ये रहा कंट्रोलिंग टॉर्क, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। मैं यहाँ इंस्ट्रूमेंट के जरिए कुछ और चीज आपको समझा दूं एक बार, क्योंकि मैं बहुत सारा सहारा एनिमेशन का भी लूंगा आपको समझाने के लिए। देखिए यहां पे क्या है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर मैकेनिज्म के आधार पे अलग अलग टॉर्क प्रोड्यूस किया जाता है। कई बार ऐसा होता है, देखो टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगा, दो चुंबक एक साथ ला दिए तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, मान लो नॉर्थ पोल तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो ऐसे मैकेनिज्म के थ्रू जो बनेगा, हो सकता है इंस्ट्रूमेंट का कोई नाम पीएमएमसी हो जाए, ईडी टाइप हो जाए। कुछ ऐसा होगा कि दो वाइंडिंग में आपने क्या किया, एक चुंबक परमानेंट रख दिया, एक कॉइल रख दिया, उन दोनों के पास कारण फोर्स ऑफ रिपल्सन अट्रैक्शन होते हैं, तो हम बोलेंगे ये जो फोर्स लग रहा है इनके कारण जो इंस्ट्रूमेंट बनेगा वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और डैम्पिंग टॉर्क कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो हमने अपने डिवाइसेस के बारे में अरेंजमेंट यहाँ कर लिया है, आप लोगों के लिए डायरेक्ट टाइम सेविंग करने के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब समझिए मैं जो जिन बातों को फोकस करना चाहता हूँ, मैंने कहा कि ये अगर इसका जो पॉइंटर है जो मूव कर रहा है उसको पॉइंटर बोल रहे हैं, और ये जो इस पे है इसको स्केल बोला जाता है, जिसपे 0 से 300 का स्केल है ना। अब इसके अंदर मैकेनिज्म है कि कॉइल किस तरीके से अरेंज किया गया है कि ये डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसके अंदर के मैकेनिज्म किस तरीके के हो सकते हैं जिससे पॉइंटर पहली बार डिफ्लेक्ट करता है, दैट इज नॉन एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो हम चाहते हैं कि उन टॉर्क के बारे में
एक्सप्लेन करूं। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला मैकेनिज्म जो कह रहा है कि जो पॉइंटर था आपका, जो पॉइंटर पहले डिफ्लेक्ट करता है, तो उसके कौन कौन से ऐसे बेसिस हैं जिसके आधार पे आपका पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है। तो हमने बोला कि हमारे पास ऐसे 3 अरेंजमेंट हो सकते हैं जिससे हमारा पहला डिफ्लेक्शन हो सकता है, दैट इज नॉन एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। यानी एक कहता है वो मैकेनिज्म कौन है, किसी ने बोला कि आपके पास वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट में लगा सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे पास ये रिप्रेजेंटेशन है। तो मैं लेके आया, तो बोला कि देखिए एक परमानेंट मैग्नेट रखता हूं मैं, और ऑब्वियसली अगर मैग्नेट होगा तो फ्लक्स इधर से सर्कुलेट करेगा, यहां से फ्लक्स, और इसका भी फ्लक्स N2S जाएगा। तो बोल रहा है एक परमानेंट मैग्नेट रखिए और एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखिए, मतलब वैसा कंडक्टर या वैसा कॉइल जो करंट को कैरी कर रहा हो। तो यानी अभी अगर इसमें कोई करंट नहीं दिया और ये फ्लक्स भी होगा तो उसके कारण इस कॉइल, इस वाइंडिंग, मतलब ये आयरन का कोई पीस होगा, लोहा का कोई पीस होगा, ये लोहे का कोई पीस होगा, और उस पर हमने वाइंडिंग कर रखा है। तो वाइंडिंग के कारण अगर एक ही फ्लक्स, ये एक ही पोल है और यहाँ इसमें कोई करंट नहीं जा रहा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसमें आप करंट गुजारेंगे तो कहता है एक क्या होगा, परमानेंट मैग्नेट और एक करंट कॉइल, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो जैसे इससे करंट गुजरेगा तो इसमें एक डिफ्लेक्शन आएगा, और दैट डिफ्लेक्शन इज नॉन एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। जो पहला डिफ्लेक्शन करंट देते ही होता है, हमने डिफिनेशन पे जाइए, जो करंट देने के तुरंत बाद जो फर्स्ट डिफ्लेक्शन होता है, तो इसका मतलब ये करंट जैसे ही दूंगा तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको कहीं ना कहीं धकेलेगा या तो खींचेगा, दो ही चीजें हो सकती है। तो इनके कारण अब मान लीजिए, अगर मान लो कि मैं किसी तरीके से ऐसा रेंज, हालांकि इसमें पॉइंटर स्पेंडल होते हैं उस पर लगा होता है, मैं कह रहा हूं कि अगर ये मूव किया तो कहीं ना कहीं इससे अटैच जो होगा हमारा डिफ्लेक्शन पॉइंटर, वो क्या होगा, मूव करना शुरू करेगा। पॉइंटर क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा। अगर ये मूव करेगा तो बताइए रीडिंग देना शुरू करेगा कि नहीं, 0 1 2 3, और ये एमीटर हो या वोल्ट मीटर। जैसे ही मैं करंट दे रहा हूं इसका मतलब इसमें डिफ्लेक्शन आ गया, और इंस्ट्रूमेंट में पहला डिफ्लेक्शन ही तो देना था जिसके कारण हमारा पॉइंटर मूव करता है। इसका मतलब पहला मैकेनिज्म सेटिस्फाई कर गया। पहला जो हमने बोला सिद्धांत, ये प्रिंसिपल बोला कि अगर ये रखिए एक परमानेंट मैग्नेट, दूसरा करंट कैरिंग कॉइल, अगर ये होगा तो इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्शन होगा। तो कोई कहेगा करंट क्यों देंगे सर जी, तो करंट भाई किसी चीज को मापने के लिए आपको करंट देना पड़ता है। इस इंस्ट्रूमेंट को माप में कितना वोल्टेज आपको करंट पहले देना पड़ता है, जब आप देते हो तो कहीं ना कहीं आपका करंट इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्शन होता है, दैट इज नॉन एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो अब किसी ने पूछ दिया, सुनिएगा ध्यान से, अब किसी ने पूछा कि इस टाइप के अरेंजमेंट किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में यूज किए जाते हैं जिसको आपके एग्जाम में पूछे जाता है बड़ा फ्रिक्वेंट। तो ध्यान रखें, इस टाइप का अरेंजमेंट जिसमें पोल परमानेंट हो और कॉइल मूव करने वाला हो, कॉइल कैसा है जी, यहाँ पे मूव करने वाला हो, ये अरेंजमेंट इज नॉन एज, ये कहां पे यूज होते हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। आज दिमाग में एक एक चीज, पीएमएमसी। पीएमएमसी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर ये इस टाइप का मैकेनिज्म यूज किया जाता है, यानी हमने लिखा है ये मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो पहला याद समझ लीजिए, पीएमएमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट में ऐसा होता है कि पोल परमानेंट रखा जाता है और कॉइल को घूमने के लिए दिया जाता है, उसी कॉइल से अटैच होता है जिसमें हम करंट सप्लाई देते हैं और पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर देता है। दिस इज नॉन एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। पहला टॉर्क हमने किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हमने प्राप्त कर लिया। अब इसको कैसे कंट्रोल करेंगे तो वो कंट्रोलिंग टॉर्क में देखेंगे। पहले हमने एक चीज तो देख लिया कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कौन सा होता है। चलिए, दूसरा हमने एक और मेथड बताया अपने मैनेजर को कि देखिए मेरे पास और एक ऐसा मेथड है जिससे कंट्रोलिंग टॉर्क डेवलप किया जाता है। तो उन्होंने बोला बताओ कैसा अरेंजमेंट है। तो मैं बोला कि एक दो आयरन, ये आयरन नहीं है, ये है कोई, सॉरी आयरन ही है, ये चुंबक नहीं है, आयरन है, ये लोहा है, एक लोहा है दूसरा लोहा है, ठीक है ना। इसको मैंने बीच में यहाँ पे ऐसे रख दिया कि मूव कर सके, इसको फिक्स कर दिया, इसीलिए इसको बोला हम फिक्स कॉइल, इसको बोला हम मूवेबल कॉइल। अगर इसमें कोई करंट नहीं है तो कोई मूव नहीं करेगा, लेकिन अगर इसको आप करंट प्रोवाइड करेंगे तो जैसे ही इस कॉइल से करंट जाएगा ये कॉइल हो जाएगा एनर्जाइज्ड। कॉइल क्या हो जाएगा, एनर्जाइज, यानी इसमें एनर्जी जाएगा। अगर एनर्जी जाएगा तो ये पोल बनाएगा, एन पोल और एस पोल, ये भी क्या बनाएगा, एन पोल और एस पोल। तो जैसे ही एन पोल एस पोल और एन पोल एस पोल बनेगा, अब देखिए करंट जाते ही अब इन दोनों के बीच क्या होगा,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब ये कोर ऊपर जाना चाहेगा, क्योंकि अब ये आयरन जो लोहा है वो चुंबक मैग्नेट बन चुका है। अब ये चाहेगा ऊपर जाने के लिए। अगर ये ऊपर जाने के लिए चाहेगा तो मैं तो यही चाहता हूं कि किसी तरीके से तुम मूव करना शुरू करो, मैं इसका यूज कर लूंगा और ये मूव करेगा। सपोज दैट अगर यहां पे पॉइंटर इससे अटैच होगा तो बताइए क्या दिखेगा? यानी आपका पॉइंटर तो मूव कर रहा है, आपका पॉइंटर तो मूव कर रहा है। अगर ये पॉइंटर मूव कर रहा है तो इसका मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क, सॉरी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपको मिल गया। वो करंट का वो पहला रिस्पॉन्स जो डिफ्लेक्ट करता हो, है ना। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट की रिस्पॉन्स का ही है, नतीजा है डिफ्लेक्शन, है ना। तो जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट में करंट दूंगा तुरंत ही डिफ्लेक्शन होता है, दैट इज नोन एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और ये पॉइंटर पे हमको इंडिकेट करता है और दिस टॉर्क इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्लियर है? तो ये भी एक अरेंजमेंट है जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं, अरेंज करते हैं। तो ये भी एक आधार है जिससे हम डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करा सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट में। दिस इज द सेकेंड वे। अब किसी ने पूछा कि भाई इंस्ट्रूमेंटेशन तो पहले बन चुका है, बता ही दो कि ये किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट में एप्लीकेशन होता है। तो ध्यान रहे, ईडी टाइप इंस्ट्रूमेंट, ईडी टाइप इंस्ट्रूमेंट, ईडी टाइप इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में इस टाइप का मैकेनिज्म यूज किए जाते हैं जिसमें दो कॉइल होते हैं, एक परमानेंट और दूसरा मूविंग। क्लियर? अब यहां पे किसी ने बोलता होगा कि सर फुल फॉर्म क्या होता है पीएमएमसी का? इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। नाम से ही पता चल रहा है परमानेंट मैग्नेट, वो मैकेनिज्म, वो इंस्ट्रूमेंट का टाइप जिसमें मैग्नेट तो परमानेंट जो हो वो क्या है, फिक्स हो, परमानेंट मैग्नेट है, और एक मूविंग कॉइल मतलब कॉइल मूव कर रहा होता है। पीएमएमसी में यही मैकेनिज्म यूज किए जाते हैं। दूसरा, अगर कोई बोलता है आपसे कि कौन गया, ईडी टाइप, इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप, यानी इलेक्ट्रोडायनोमीटर इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने के बाद इसमें मैग्नेट प्रोड्यूस कराया जाए। इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने से हमने एक परमानेंट रखा, एक कॉइल रखा, लेकिन इस इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने से मैग्नेट प्रोड्यूस कराया और उसके थ्रू हमने क्या किया, अट्रैक्शन और डिफ्लेक्शन कराया। तो यहां पे इसके कारण डिफ्लेक्शन हुआ। तो ये है ईडी टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट ईडी टाइप। इसी के वाटमीटर में बनते हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में हमने बता दिया आपसे। चलिए, एक और हमने अपने मैनेजर से बोला कि देखिए एक और ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हमने क्या कर सकते हैं, एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम यूज कर सकते हैं डिफ्लेक्शन के लिए। तो बोला क्या है बताओ? तो मैंने बोला देखिए एक कॉइल रखता हूं, उसमें करंट कैरी कर, आयरन रखता हूं, एक आयरन पीस, और उस पर हम वाइंडिंग कर देते हैं। और यहाँ एक सॉफ्ट मैग्नेटिक, ये अरेंजमेंट अभी दूसरे तरीके से दिखाया हूँ, जबकि अरेंजमेंट एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर अलग तरीके से होता है। तो हमने बोला कि देखिए किसी सिलेंडर पे या किसी कोर, आयरन कोर पे आप वाइंडिंग कर दीजिए और यहाँ एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल रखिए। यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट आयरन डिस्क, जो सॉफ्ट आयरन मतलब कि जो सॉफ्ट होता हो, जैसे हम ट्रांसफार्मर के अंदर डिस्कस किया था सॉफ्ट कैसे बनता है ना। तो सॉफ्ट मैं आयरन पीस यहाँ पे मैं रख देता हूं। अब देखिए बोला जाता है कि इसमें अगर आप करंट देंगे तो इसमें एक डिफ्लेक्शन होगा इस डिस्क में, और इस तरीके से ये डिफ्लेक्शन आपको इंडिकेट कर देगा। तो डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन ही तो देखना था कि ऐसा कौन कौन से मैकेनिज्म है जिसके कारण हम डिफ्लेक्शन करते हैं। तो ये भी एक आधार है। तो आपसे किसी ने पूछा कि अच्छा बता ही दो ये मैकेनिज्म किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट में यूज किया ही गया होगा, तो आप बता दीजिए कि ये किस टाइप में यूज किए जाते हैं। तो किसी ने बोला ये यूज करते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के अंदर। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्शन का मैकेनिज्म ऐसा यूज किया जाता है। तो तीनों इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बड़ा फ्रीक्वेंट 30% जो है आपका यही तीनों इंस्ट्रूमेंट कवर करता है मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के सिलेबस में। इनके बारे में डेप्थ में पढ़ना है तो हमने एक चीज तो पढ़ लिया, डिफ्लेक्शन टॉर्क कैसे प्रोड्यूस कराया जाता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हमने अपने टॉपिक को लिखा है। अब देखिए हमारे मैनेजर ने हमसे बोला कि देखो तुम तो इसको डिफ्लेक्ट कर दिए, चलो मैंने इसको करंट दिया, आपने इसको डिफ्लेक्शन तो दे दिया, लेकिन इसको रोकेगा कौन? ऐसा क्या मैकेनिज्म आपने यूज करोगे जो इसको रोक देगा? तो मैंने बोला कि सर मैंने उसका अरेंजमेंट कर लिया है। तो भाई बताओ क्या कर लिया हो साइंटिस्ट भाई? तो मैंने बोला ठीक है सर, देखिए एक्चुअली स्प्रिंग कांस्टेंट, ये जो मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस कंट्रोलिंग टॉर्क किसी इंस्ट्रूमेंट में किस तरीके से हम कंट्रोल कर सके, उसके दो मेथड हमने बताए। पहला हमने बताया उसको कि देखिए एक स्प्रिंग कंट्रोल हो सकता है, यानी स्प्रिंग के थ्रू हम उसको रोक सकते हैं, या फिर ग्रेविटी कंट्रोल यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, स्प्रिंग कंट्रोल या फिर ग्रेविटी कंट्रोल। इसका मतलब है अगर ये पॉइंटर आगे की ओर मूव कर रहा है, उसको रोकने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो स्प्रिंग कंट्रोल और दूसरा ग्रेविटी कंट्रोल। अब ये क्या है, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए स्प्रिंग कंट्रोल क्या है।
स्प्रिंग कंट्रोल कहता है स्प्रिंग के थ्रू उसके पॉइंटर को ऐसे करिए कि स्प्रिंग से रुक जाए, है ना। तो चलिए, और कितना कहाँ पे रुकेगा भाई, कि ऐसा तो नहीं है कि 300 पर रुके, तो ये कहता है करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। करंट ज्यादा होगा तो धकेलेगा आगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, करंट कम होगा तो कम ही धकेल पाएगा, कंट्रोलिंग टॉर्क यहाँ भी होगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो बोला स्प्रिंग, हमने बोला कि देखिए स्प्रिंग भी दो तरीके का होता है, आपने जानते हो। एक होते हैं हेलिकल टाइप पेचीदार, जो उसमें होते हैं पेचीदार, जैसे कि ग्रिप पेंच होता है ना, अपन पेंच यूज करते हैं, तो ऐसा टाइप का ये किसी बाइक पे लगा होता है। ये हेलिकल टाइप का स्प्रिंग कहाँ होता है, किसी बाइक पे सोकर में लगा होता है। आप देखते हो बाइक पे चढ़ के जाते हैं, कहीं खाई आता है तो स्प्रिंग बेचारा कंपनसेट कर लेता है, अपन वहीं के वहीं बैठे रहते हैं, स्प्रिंग कंपनसेट करके जर्किन से आगे बढ़ जाता है। यानी स्प्रिंग खाई देखा डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, खाई देखा डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग का बढ़ा, और फिर वो खाई खत्म हो गया तो स्प्रिंग बेचारा कंपनसेट कर लिया। तो स्प्रिंग कंपनसेट करते होता है और हम उस पे सीट पे बैठे होते हैं। तो यानी ये होता है हेलिकल टाइप। इसका यूज अपने इंस्ट्रूमेंट में बहुत रेयरली देखने को मिलता है, मैकेनिकल के अंदर होता है। तो यहाँ पेचदार एक टाइप ये ऐसा होता है कि इससे भी किया जा सकता है, पर अपन इसका यूज बहुत कम देखते हैं, देखेंगे पावर फैक्टर मीटर वगैरह में, है ना। चलिए, तो यहाँ पे एक टाइप है, तो इसका भी क्या होता है कि ये जितना दबाओगे स्प्रिंग पे, आप देखते हो आप पेन के जो होते हैं, अपने पेन में स्प्रिंग लगा होता है, उस पेन के अंदर भी अपन दबाते हैं तो फोर्स लगता है, उधर से भी कोई धकेल रहा होता है, दैट इज कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है। तो वो एक ये अरेंजमेंट है, ये अपने से पूछता नहीं है, पूछता तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। स्फेरिकल टाइप अपन यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट में। स्फेरिकल टाइप क्या होता है कि ये किसी स्पिंडल से लगा होता है। अब क्या करते, जैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बढ़ा, ये उसको रोकने के लिए क्या करता, उसी स्पिंडल पे यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसको घुमा रहा था, अपन इसी में लगा दिए, तो ये क्या करता है, उसको रोकता है कि भाई तू रोक। तो कंट्रोलिंग टॉर्क को टी से यूज करते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसको 0 से आगे की ओर लेके जा रहा था, जो करंट जैसे ही दिया तो ये आगे की ओर ले जा रहा था, दैट इज नोन एज टीडी। ध्यान दे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए हम यूज करते हैं टीडी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज नोन एज टीडी, और कंट्रोल करने वाला टॉर्क यूज करते हैं टीसी। क्लियर, टीसी, ध्यान रहे, एक तो टीडी, एक टीडी और दूसरा टीसी। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो एक तो ये तरीका हो गया। अब क्या, पहले इसके इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं, फिर इसमें रिलेट कर देता हूं मैं कुछ। अब देखिए, ये रोकेगा तो कंट्रोलिंग, यहां पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बढ़ रहा है यहाँ पे, तो कंट्रोल भी इसको जितना दबाएंगे स्प्रिंग को, वो भी धकेलने की कोशिश करेगा। अब समझिए, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। बचपन में हम किसी बच्चे की गाड़ी ले लेते थे, छोटी छोटी गाड़ियां होती थी बचपन में, किसी बच्चों की छोटी छोटी बाइक होती थी, कार होती थी, उसको चाबी दे दे के क्या करते थे, इतना टाइट कर देते थे अपन। उससे क्या होता था, वो एनर्जी स्टोर कर लेता था। स्प्रिंग क्या करता था, एनर्जी स्टोर कर लेता था। उसके बाद क्या होता था, जब उनको उसको छोड़ देते थे, वो स्प्रिंग धकेलने की कोशिश करता है, अपने स्वतंत्र अवस्था में आने की कोशिश करता है। अगर वो स्वतंत्र अवस्था में आने की कोशिश करता है तो लास्ट में तो स्वतंत्र अवस्था पे यानी इंडिपेंडेंट तो हो जाता है, लेकिन जो एनर्जी स्टोर था, जिसको हमने दबा के एनर्जी स्टोर कर दिया था, वो फाइनली रिलीज कर लेता है। तो इसका मतलब है कि अगर अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यानी करंट देने से अगर इसको पॉइंटर को धक्का दिया जा रहा है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क उसको अपोज करता है, और ये जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क धकेलेगा, कंट्रोलिंग टॉर्क पे स्प्रिंग पे ऊर्जा उतना ही स्टोर हो जाएगा, ये कोशिश करेगा। अगर करंट खत्म कर देंगे, किसी इंस्ट्रूमेंट का करेक्शन ही खत्म कर देंगे, तो क्या होगा, ये बेचारा स्वतंत्र हो जाएगा, फिर इसको 0 पे इस पॉइंटर को लेके आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोल करने का काम कर रहा है इंस्ट्रूमेंट में, दैट इज नॉन एज कंट्रोलिंग टॉर्क। अब ये कंट्रोलिंग टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, चूंकि ये स्फेरिकल है, स्फेरिकल मतलब घुमावदार, ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप, स्फेरिकल है। तो आप समझिए, तो इसमें क्या हम यूज करेंगे, थीटा। इसमें क्या यूज करेंगे, थीटा, क्योंकि ये एंगल के थ्रू आ रहा है ना, ये जो एंगल हो रहा है वो पेचेदार ऐसे घूम रहा है, तो एंगल के थ्रू टाइट कर रहा है। एंगल के थ्रू अगर टाइट कर रहा है तो कितना डिग्री, मान लो पहले स्वतंत्र अवस्था में जब करंट नहीं था, जब आपके पास करंट नहीं था, तब इसमें ये पॉइंटर आपका यहाँ था। जब करंट नहीं था तो पॉइंटर यहाँ था, लेकिन जब आपने करंट दिया तो ये पॉइंटर यहाँ से यहाँ मूव किया, कितना डिग्री, थीटा डिग्री। ये रहा इनके बीच थीटा डिग्री। अगर ये यहाँ मूव कर जाए तो थीटा डिग्री यहाँ मान लेंगे, इतना मूव किया तो थीटा से मूव कर रहा है ना। इसका मतलब थीटा जितना बढ़ेगा, कंट्रोलिंग टॉर्क उतना ही बढ़ेगा। इसका मतलब स्प्रिंग जितना दबेगा, थीटा एंगल से जितना दबाऊंगा, स्प्रिंग उतना ही टाइट होगा, यानी उसका टॉर्क उतना ही बढ़ेगा, है ना। फोर्स उस पर उतना ही जाएगा, वो खुलने की कोशिश करेगा। क्लियर। तो यहाँ से टीसी, थीटा अगर बढ़ेगा तो टीसी बढ़ेगा। अगर अब इसको इक्वल करने के लिए थीटा, टीसी इक्वल टू केसी इंटू थीटा। अब केसी इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट, केसी इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट, टीसी इज नोन एज कंट्रोलिंग टॉर्क। केसी को कांस्टेंट बोलेंगे, इक्वल करने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं। दूसरा, ये कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये स्प्रिंग किस चीज का बना होता है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का। बड़ा फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में देखने को मिल जाता है
किस चीज का बना होता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज का। अब चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो कोई बोलेगा केसी स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट पर पूछा जाता है, इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका यूनिट पूछता है तो क्या हो जाएगा जी, टीसी बटा थीटा। इसका मतलब न्यूटन मीटर, टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर पर रेडियन। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये पूछे जाते हैं, ये सब पूछे जाते हैं और एकदम बेसिक थॉट्स है। ये टॉर्क को ही अभी समझ रहे हैं, अगर इतने अच्छे से हम टॉर्क को समझ लेंगे तो आप समझिए कि कितने बेहतरीन तरीके से हम पीएमएफसी या बाकी इंस्ट्रूमेंट को भी हम पढ़ लेंगे। ध्यान रहे आपको नोट्स प्रॉपर, एक एक नोट्स है, जो चीज पढ़ा रहा हूं वही नोट्स आपको टैपिंग, इस बार मैं रीजनिंग की तरह जो हैंड रिटन था अब मैं उसको टैपिंग करा रहा हूं, तो टैपिंग वाला मिल जाएगा और जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएंगे। और मार्केट के अंदर तो बुक तो अवेलेबल ही मिलेगा आपको, अमेजन और फ्लिपकार्ट पे सेम जो पढ़ा रहा हूं उसी का बुक मिलेगा, तो आप आसानी से पढ़ सकेंगे। आप सोचिए कितना बेहतरीन पढ़ने का वो अरेंजमेंट होगा कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हो आप अपने मोबाइल पे और साथ ही साथ बुक अवेलेबल है, एक एक चीज आपको टैपिंग में अवेलेबल है। तो कितना अरेंजमेंट, इससे बढ़िया स्टडी मटेरियल कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे टीचर पढ़ा रहा हो और स्टडी मटेरियल आपके साथ हो। और टेस्ट सीरीज भी मैं अवेलेबल कराने का पूरी कोशिश में लगा हूँ कि आपके लिए टेस्ट सीरीज हो जाए और चैप्टर वाइज हो जाए, ठीक है ना, वो आपके लिए और बेनिफिशियल होगा। चैप्टर वाइज हो जाए, क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट मैं अभी तक पढ़ाया हूँ हर क्वेश्चन का, हर चैप्टर का क्वेश्चन कराया हूँ, उसके साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन। अभी फिजिक्स के अंदर भी मैं टॉपिक करा रहा हूँ, उसमें क्वेश्चन भी ले रहा हूँ, रीजनिंग कंप्लीट करा दिया, मशीन चल रहे हैं। तो कहीं भी आपको इलेक्ट्रिकल में तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। ये चीजें ध्यान दें, किसी भी एग्जाम में चले जाएं, इससे बेहतरीन जो है आपको सीखने का जो आजकल ये जो मीडिया मिल चुका है ये बहुत बेहतरीन मीडिया है। अब इसका यूज करिए, जितना यूज कर सकते हैं बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आप किसी के इंटरव्यू को उठा लीजिए, टीना डाबी जो बोली थी उस टाइम, आज से कई साल पहले, 3 साल 4 साल पहले, उनका ये कहना था कि सोशल मीडिया का जिन्होंने उपयोग कर लिया वो जिंदगी में बहुत आगे जाएगा और जिन्होंने उसका दुरुपयोग किया वो जिंदगी में बहुत खाई से चला जाएगा, उससे अच्छा ऑफलाइन, है ना। तो आप बेहतर कर सकते हैं, दिमाग को कंट्रोल कीजिए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए, इस सोशल मीडिया का उपयोग कीजिए, मल्टीपल चॉइस है आपके पास, है ना, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, तो ये रहा हमारा स्प्रिंग कंट्रोल। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे है, कई बार कोई बोलेगा सर इसका भी कोई पूछेगा कि कौन सा स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, तो ये हम लोग बहुत कम यूज करते हैं एग्जाम में। जब भी स्प्रिंग कांस्टेंट बोला जाएगा यही दिया जाएगा क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के अंदर यही यूज होता है। उसके बाद इसका भी निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते, हमने दिया यहाँ पे एक कांस्टेंट लिया KH, अब इसका यूनिट करो तो KC अपॉन यहाँ x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा ना, यहाँ तो थीटा तो है नहीं, यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की अगर आप बात करोगे तो KH बराबर निकालिए तो TC अपॉन x, न्यूटन मीटर बटा मीटर, डिस्प्लेसमेंट मीटर में, मीटर कैंसिल आउट। इसका मतलब यहाँ का मीटर कांस्टेंट न्यूटन पे निर्भर करता है, किस पे, न्यूटन। इसकी इकाई क्या हो जाएगी, अगर हेलिकल टाइप, अगर स्पेशली लिख दें हेलिकल टाइप तो वहां पे क्या हो जाएगा उसको, न्यूटन। चलिए, तो आई होप इन दोनों टॉर्क में कोई दिक्कत कहीं से भी नहीं होने वाली। तो हमने अपने मैनेजर को फाइनली बोला कि ये 2 तरीके ऐसे हैं जिससे हम अपने स्प्रिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं उस स्पिंडल को जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है ना, यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण एक धक्का इधर दे रहा, दूसरा इधर दे रहा। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, हमारा ग्रेविटी कंट्रोल। लेकिन बोलेंगे सबसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंट में स्फेरिकल ही यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यही यूज होता है इंस्ट्रूमेंट में। इसके एडवांटेज क्या है और ड्रॉबैक भी कोई बोलेगा, एडवांटेज बता दीजिए और ड्रॉबैक भी बता दीजिए सर जी। तो 2 लाइन में इसको बता देता हूं, बाकी इसके एडवांटेज तो बहुत पढ़ते जाएंगे। पहला इसका एडवांटेज क्या है, देखिए आप सोचिए, आप खुद भी पता लगा लेंगे। आपके बच्चों के खिलौने थे ना, तो यहां से समझिए क्या है, ये लीनियर है। थीटा कहता है जितना घुमाओगे उसी रफ्तार से एनर्जी स्टोर होता जाएगा। थीटा कहता है कि जिस रफ्तार से आप बढ़ाओगे, ये लीनियर इक्वेशन है ना जी, एकदम लीनियर है, ऐसे चल रहा है। एक थीटा बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा, TC बढ़ेगा। इसका मतलब ये कह रहा है लीनियर है। अगर जितना आप एंगल घुमाओगे उतना ही हम क्या करेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, यानी टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, कंट्रोलिंग टॉर्क। तो ये लीनियर है और लीनियर इंस्ट्रूमेंट बहुत बढ़िया होता है। आगे भी हम एरर के अंदर पढ़ाएंगे। अगर इंस्ट्रूमेंट लीनियर है तो सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, नॉन लीनियर है तो उसमें कई खामियां होती है, उसको हमको करेक्ट करना पड़ता है, करेक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है, कैलिब्रेशन वगैरह पढ़ना पड़ता है। चलिए,
तो ये चीजें हैं। तो एडवांटेज क्या है जी, ये लीनियर होता है। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि ये क्या होते हैं, लीनियर होते हैं। दूसरा, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को सोचिए, उसको ऐसे घुमा है तो या वर्टिकल घुमा हो तो, यानी हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग हो लगा हुआ तो या वर्टिकल लगा हो तो, दोनों ही कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से उसके साथ डील कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, उसमें कोई उसको दिक्कत नहीं है। तो ए पॉइंट में ये हो गया लीनियर। अब बी पॉइंट में क्या हो गया जी, इसको हॉरिजॉन्टल यूज करिए, हॉरिजॉन्टल यूज कीजिए या फिर वर्टिकल यूज कीजिए। आपको जो जी करता हो, हॉरिजॉन्टल यूज करना हो या वर्टिकल, दोनों के लिए सुटेबल होता है कौन, आपका स्फेरिकल टाइप। तो कोई बोला कि सर ड्रॉबैक क्या बताइए, आप ही सबसे बढ़िया ड्रॉबैक जानते होंगे कि बच्चों के खिलौना को समझिए, उसमें स्प्रिंग होता था, ऐसे वर्टिकल लगा होता था, उसको बहुत बार करते थे, मजा आता था करने में, नो डाउट है ना। उसके खिलौना बच्चा से ज्यादा अपन ही कर देते थे, चला देते थे, है ना। तो समझिए चीजों को, बच्चे के खिलौनों को टाइट कर दिया, स्प्रिंग एनर्जी स्टोर करवा दिया। हालांकि ये मेरा ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, आपको कहीं और हम इसको सिखाएंगे मशीन के अंदर। चलिए, तो स्टोर एनर्जी कर दिया, उसमें खासियत क्या थी और हानियां क्या थी। खासियत तो लीनियर हो गया। अब बच्चे की गाड़ी तो बहुत चल रहे हैं, गाड़ी तो बच्चों के चल रहे हैं, लेकिन इसकी हानियां ही थी, इतना चला देते थे, इतना चलाते थे, इसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी लूज हो जाती थी। यानी किसी चीज को इतना उंगली करोगे तो वो तो लूज होगा ही। पहले उतने ही घुमाने पे जो कम से कम 5 मीटर की दूरी तय कर लेता था, अब उतने ही घुमाने पे 4 मीटर की दूरी तय कर रहा था। धीरे धीरे 3 मीटर की, धीरे धीरे 1 मीटर की, धीरे धीरे घसकिए नहीं रहा, इतना ढीला कर दिए। तो इसका मतलब क्या है, इसके ड्रॉबैक क्या है, एजिंग इफेक्ट। एजिंग इफेक्ट मतलब जैसे जैसे स्प्रिंग का टाइम बढ़ेगा, यूज करते जाओ स्प्रिंग का, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, स्प्रिंग अपनी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी लूज करते चला जाता है, अपनी एनर्जी यानी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी लूज करने का मतलब है आप बहुत ज्यादा यूज करोगे, धीरे धीरे लूज हो जाएगा। अब सोचो, जिस इंस्ट्रूमेंट को जितना टाइट से हम टाइटली यूज कर रहे थे कि यहीं तक रोकेगा, अगर वो ढीला हो गया तो धीरे धीरे रोक पाएगा क्या, वो जहां 2 एम्पियर पर रोकना था जाके 3 एम्पियर पर रोकेगा, तो वो हमारा एरर शो करेगा इंस्ट्रूमेंट में। क्लियर, तो एरर शो करेगा तो हमारा अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसीलिए हमारे लिए क्या ड्रॉबैक है। तो ड्रॉबैक क्या है इसका, एजिंग इफेक्ट। एज बढ़ेगा तो उसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी लूज होगी और वो हमारे लिए ड्रॉबैक होगा। तो इस तरीके से एडवांटेज भी जान गए आप और इसके ड्रॉबैक भी आपने देख लिया। तो चलिए ग्रेविटी कंट्रोल देखते हैं। ग्रेविटी कंट्रोल के बारे में बता दो तो यही अगर चीजें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमेशा वर्टिकल ही यूज होता है, हॉरिजॉन्टल यूज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि किसी ग्रेविटी यानी अर्थ का जी लगेगा, यानी अर्थ का जी लगेगा। जी तभी लगता है, जी आसानी से तभी लग जाता है जब कोई इंस्ट्रूमेंट कैसा हो, ये देखिए, ये जी तभी लगेगा जब ऐसा लटका हो तो इस पे अगर इक्विपमेंट कोई वेट रहेगा तो इधर जाएगा तो जी लगता रहेगा, नीचे इधर जाएगा तो जी लगता रहेगा। समझिए, अगर कोई वेट का यूज करते हैं, इसमें वेट का यूज करते हैं कंट्रोल, ग्रेविटी कंट्रोल में। अगर वेट नीचे है, लग रहा है ऐसे पॉइंटर के साथ, तो इधर जाए इधर जी लगेगा। लेकिन अगर इसको यहाँ पे ऐसे रख दूं हॉरिजॉन्टल, तो वेट यहाँ कहीं भी घूमे, वेट का कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, सब जगह तो यूनिफॉर्म वेट लगेगा। लेकिन ऐसे अगर लटका हो, कोई यहाँ हो और यहाँ हो, तो वेट का डिफरेंशिएशन होगा, ये वेट अलग अलग होंगे। इसीलिए ग्रेविटी कंट्रोल हमेशा वर्टिकल यूज होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं। ये हमेशा कैसा यूज होता है जी, वर्टिकल यूज होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं एप्लीकेशन में ले जाते हैं। चलिए इसके बारे में समझते हैं। टॉर्क में दूसरा ग्रेविटी कंट्रोल, नाम से ही पता चलता है ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी का यूज किया गया है यहाँ पे। और ऐसे कंडीशन में ग्रेविटेशनल वाला जहाँ पे जी का यूज किया गया, वेट का यूज किया गया, तो यहाँ पे एजिंग इफेक्ट कोई आने का मतलब ही नहीं है। तो एजिंग इफेक्ट इसमें नहीं आता, ये ड्रॉप स्प्रिंग वाले में था, इसमें नहीं है। दूसरा, वेट की जहां तक बात हो तो ये देख इंस्ट्रूमेंट ऐसा अरेंजमेंट में है, ऐसा अरेंजमेंट में है, और देखिए ये अरेंजमेंट, ये वेट लगा है तो वेट नीचे की ओर है। अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहीं पे होता है, डिफ्लेक्शन होता है, तो ये इधर खींचेगा तो ये इधर की ओर जाएगा, ये पूरा मैकेनिज्म किधर की ओर जाएगा, आगे की ओर जाएगा। अगर आगे की ओर जाएगा तो वेट ये लगा रहता है, लगातार नीचे की ओर जाएगा, तो ये कहेगा नहीं नीचे रहो नीचे रहो, तो ये कंट्रोलिंग टॉर्क इस तरीके से प्रोड्यूस करता है वेट के द्वारा, यानी mg के द्वारा। यहाँ वेट देखिए हमने क्या लिखा है, mg, है ना। अगर इस इंस्ट्रूमेंट को कोई उठा के ऐसे कर दे तो हर जगह तो ये तो तब तो नहीं लगेगा ना, तो वेट तो हर जगह लग रहा है इक्वली, कम ज़्यादा तो नहीं लग रहा। लेकिन यहाँ पे अगर खींच रहा कोई तो ये कह रहा वेट नहीं भाई नीचे आओ, नहीं आओ नीचे आओ, तो ये वेट W1 दो कंपोनेंट में टूट जाते हैं, W1 sin थीटा इधर और W1 cos थीटा इधर। जिस तरीके से जितना इसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट देंगे, जितना मैग्नीट्यूड इधर खींचेगा, तो ये भी बेचारा कहेगा तुम भी इधर आ जाओ भाई, कंट्रोलिंग टॉर्क इसको कंट्रोल करता है। तो ग्रेविटी कंट्रोल हम आगे यूज करते हैं MI मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में, ना तो PMMC में यूज होता है, ये PMMC में नहीं यूज होता,
और ना ही एडी टाइप में ये यूज होता। ध्यान रहे ये एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है। इसकी बात हम आगे स्टडी करेंगे तो सबसे आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे ये मैकेनिज्म होता है। अब ये थीटा देखिए यहाँ जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा तो कॉस थीटा रह जाएगा, कॉस 0 1 है ना। तो चीजें इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन ग्रेविटी कंट्रोल का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है। अब इसके एडवांटेज क्या है जी? तो एडवांटेज ये है कि नो एजिंग इफेक्ट, नो एजिंग इफेक्ट, इस पे एज का कोई फर्क नहीं पड़ता इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट नहीं। ड्रॉबैक क्या है जी? ये हमेशा वर्टिकल यूज किए जाते हैं। इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं? वर्टिकल यूज किए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं यूज किए जाते हैं। तो वर्टिकल यूज किए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं यूज किए जाते हैं। तो वर्टिकल यूज किए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल यूज नहीं किए जाते हैं। तो ग्रेविटी कंट्रोल की चीज इस तरीके से होता है जो अर्थ ग्रेविटेशनल का यूज किया जाता है यहाँ पे वेट यूज करके, यहाँ पे वेट को यूज करके। इस पे कोई एज का फर्क नहीं पड़ता। दैट्स व्हाई नो एजिंग इफेक्ट। एडवांटेज और ये वर्टिकल यूज कर सकते हैं आप, ये कह सकते हो। ड्रॉबैक हॉरिजॉन्टली खाली यूज होता है। ड्रॉबैक क्या है? हॉरिजॉन्टली यूज नहीं होता, खाली वर्टिकल यूज होता है। एक और टर्म है यहाँ पे कि इसमें ये एडवांटेज, ड्रॉबैक इसका एक और है, ये नॉन लीनियर होता है। क्या होता है? नॉन लीनियर, लीनियर नहीं होता। यानी जो वेट यहाँ इस तरीके से है, यहाँ थोड़ा इसको खींचने के लिए कम फोर्स लगेगा, थोड़ा इसको खींचने के लिए क्या होगा? कम फोर्स लगेगा। लेकिन ज़्यादा धकेलेंगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो नॉन लीनियर होता है। कहीं ना कहीं एक वेट को देखिए, एक वेट को, ये अगर वेट है यहाँ पे कोई लगा हुआ तो इसको यहाँ करने के लिए कम फोर्स लगेगा, लेकिन यहाँ ले जाने में इसको फोर्स ज़्यादा लगेगा। यानी नॉन लीनियरिटी है। इतने दूर डिस्प्लेस करने में कम फोर्स लग रहा है, यहाँ इतने दूर डिस्प्लेस करने में ज़्यादा फोर्स लग रहा है। इसका मतलब नॉन लीनियर डिवाइस होता है इस टाइप का ग्रेविटी कंट्रोल। तो ये एक ड्रॉबैक, ये भी इसका इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके लिमिटेशंस ज़्यादा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टर्म है कि कौन सा एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे हम डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। यानी कोई पॉइंटर अगर लगातार वाइब्रेट कर रहा है उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रोक देना। कोई पॉइंटर, ये देखिए इसके अंदर है ना, ये देखिए मूव कर रहा है ना। अगर ऐसा कोई मूव करे पॉइंटर करंट देने के बाद तो क्या मेजर करेंगे? 200 की 300 इतना का गैप हो जाएगा, या फिर 2 एम्पियर का भी गैप होता है, 2 वोल्ट का भी गैप होता है, तो हमारे लिए बहुत है, वो एरर शो करेगा। इस चीज़ के लिए कंट्रोल करने के लिए मुझे आना चाहिए। तो मेरे मैनेजर ने बोला कि बताओ, और अब जो ऑसिलेट कर रहा है किसको मापोगे? एक बार कभी इधर देख रहा है, कभी इधर देख रहा है। तो बोला कि देखिए इस वाइब्रेशन को भी रोकने का हमने एक मैकेनिज्म बना रखा है। तो उन्होंने बोला कौन सा? मैंने बोला ये देखिए। तो एक मैकेनिज्म है, पहला मैकेनिज्म डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने का 3 तरीका। ध्यान दें, इसको डिनोट करता हूं मैं टी और कैपिटल डी से, टी कैपिटल डी से, स्मॉल डी से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को करते थे। चलिए, हमने बोला एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग एक तरीका है। बोला कैसे? बोला देखिए जैसे ही डैम्पिंग आ रहा होगा, ये मैकेनिज्म अंदर में होता है, पर एक आइडिया यहाँ पे से लग जाता है कि अगर कहीं पे लगातार ऑसिलेशन हो रहा है, ये भी टॉर्क एग्जिस्ट कर, जैसे ही करंट दिया हूं तो पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और ये कंट्रोलिंग टॉर्क, जब दोनों इक्विलिब्रियम में आता है तो ऑसिलेशन हो जाते हैं पॉइंटर में। अगर ये ऑसिलेट करता है, अगर ये ऑसिलेशन प्रोवाइड करता है, उसके रोकने के लिए हमने एक अरेंजमेंट यूज किया है जिसको बोला जाता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। नाम ही है एयर फ्रिक्शन, यानी हवा के अंदर फ्रिक्शन करना है। किसमें? किसी सिलेंडर के अंदर। किसी सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन यूज करेंगे। अगर इसमें ऑसिलेशन होगा तो ये ऑसिलेशन को कंट्रोल कर, इसके अंदर एयर भरा है, अगर ये फटाफट इसमें ऑसिलेशन होगा उसको कंट्रोल करने का काम करता है। यानी सडन फोर्स अगर इधर उधर लग रहा होगा तो इसको ये रोक देता है। ये इधर जा रहा होगा तो धकेल लगा आगे, और नीचे जा रहा होगा तो पीछे जा रहा होगा, इससे ये सेटल हो जाता है और पॉइंटर तुरंत सेटल डाउन हो जाता है। अब कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होना चाहिए जो करंट दे दिया और वो बेचारा सेटल हो रहा है, तब तक अपन नाश्ता करके आ रहे हैं तब वो सेटल होगा, नहीं, वो इंस्ट्रूमेंट खराब होता है। एरर एनालिसिस में उसको अपने बहुत अच्छे से देखना है। तो इसका मतलब क्लियर है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या करने का काम कर रहा है? यहाँ पे इसके चेंबर को रोकने का काम कर रहा है। अब समझिए बहुत अच्छे से। पिचकारी तो सब चलाए होंगे, है ना। होली में अपन पिचकारी का यूज करते थे, बांस वाले में, है ना। अपन क्या करते थे? आगे पीछे करते थे। अब सोचो उसमें जब पानी खींचते थे या कहीं पे धक्का देना होता था उसको, है ना, पिचकारी के थ्रू, होली के अंदर, है ना। बहुत बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई होप बहुत कोई गांव से भी बिलोंग्स करते होंगे और बचपन में बहुत कोई खेला भी होगा। तो देखना, जब फोर्स पिस्टन यानी अपन लगाते थे, कितना भी फोर्स लगा लो एकाएक फोर्स नहीं जाता, और कितना भी खींचो तो एकाएक नहीं जाता। यानी वो पिस्टन का काम कौन अच्छा करता था? टायर यूज करते थे, चप्पल का कटा हुआ पार्ट यूज करते थे। एकाएक की फोर्स लगा दो वो खींचेगा नहीं।
और एकाएक धक्का करो तो पीछे जाएगा नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं एक तरीके का अरेंजमेंट था जो रोकने कम एकाएक लगे हुए फोर्स को कहीं ना कहीं अपोज करता है। वही चीजें हो रहा है, अगर सडन अपोज यहाँ ऑसिलेशन होता है तो एकाएक ये ऑसिलेट करेगा ही नहीं, आगे पीछे तुरंत जाएगा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं इसको सेटल डाउन कर देता है। तो इस तरीके से जो इसके अरेंजमेंट से जो इसको हम सेटल डाउन कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं T कैपिटल D, डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क के थ्रू हम किसी पॉइंटर को रोक दे सकते हैं किसी पॉइंट पे, और हम अब बता देते हैं आसानी से कि ये 2 से थोड़ा कम अगर यहाँ रुक गया तो हम बताएंगे 1.98 वोल्ट होगा किसी का, है ना, या 1.90 वोल्ट होगा। तो ये होते हैं डैम्पिंग, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने शुरू में ही बोला कि आज से इंस्ट्रूमेंट को जीना सीख लीजिए, जहन में उतार दूंगा इंस्ट्रूमेंटेशन, चाहे मशीन भी क्यों ना हो। मैं मशीन के लिए भी उसी तरीके से मेहनत कर रहा हूं। मैं डेली अपनी मशीन का डेली लेक्चर या नहीं लाता, मैं कोशिश करता हूं मैं इस तरीके से लाऊं। मेरे कंटेंट को लाने में लेट जरूर हो सकता है, पर ऐसा लाऊंगा कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट आपको यूट्यूब के अंदर नहीं मिलेगा। ये आपसे मेरा प्रॉमिस है। अभी फिलहाल के लिए तो नहीं मिलेगा, आगे की कोई बता नहीं सकते, है ना। चलिए, एडी करंट डैम्पिंग। एडी करंट डैम्पिंग की मैं बात करूं तो एडी करंट डैम्पिंग के अंदर हो क्या रहा है, देखिए ये एक अरेंजमेंट है। एडी करंट हम ट्रांसफार्मर में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि देखिए एडी करंट ट्रांसफार्मर के कोर के जो कंडक्टर होते हैं ना, कोर पहले समझिए, पतले पतले कोर जो होते हैं ना, उसी के अंदर करंट होता है उत्पन्न। अगर उसको सॉलिड कर देते हैं तो बहुत ज्यादा करंट होता है, तो लॉस बहुत होता है, इसीलिए उसको पतले पतले स्ट्रिप पे मार के इंसुलेशन प्रोवाइड करा देते हैं। तो एडी करंट का वैल्यू कम होता है, फिर भी लॉस तो होता है। वही चीजें हैं यहाँ पे देखिए क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पीएमएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, इसको पढ़ाएंगे। ये इंस्ट्रूमेंट अभी कुछ मत समझिए, आपको बस ये समझ लेना है क्या होता है। अगर किसी कॉइल में करंट जाता है और पहले से एक परमानेंट पोल प्रेजेंट है तो फ्लक्स भी है और किसी करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पे है, तो एक करंट और चुंबक के बीच क्या होगा, डिफ्लेक्शन। यानी ये कंडक्टर तो फोर्स एग्जिस्ट करेगा, ये क्या करेगा, कहेगा हमको डिफ्लेक्शन होगा, मैं मूव करूंगा। तो स्प्रिंग लगा है तो वो कहेगा कि नहीं तुम भागे, आगे मत भाग, रुक के भाग, तो किसी पॉइंट पे ही इसको रोकेगा। तो स्प्रिंग जो लगा है वो किस चीज का काम करेगा, टीसी। अब समझिए ये पॉइंटर जिस पॉइंट पर अब गया, एक पे ऑसिलेट कर रहा है, 2 ही टॉर्क अगर है तो ऑसिलेट कर रहा है। अब इसके नीचे हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे एक पतला सा एल्युमिनियम, क्या यूज करते हैं, एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम फॉर्मर। एल्युमिनियम फॉर्मर बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है, उसको आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सब सिर्फ समझना है एडी करंट डैम्पिंग क्या होता है। अब देखिए जब किसी करंट को, जैसे हम मापने के लिए करंट दिया, कंडक्टर में करंट हो गया, फील्ड पहले से है, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मूव करने का काम करेगा, तो मूव तो करेगा। इसके साथ साथ एल्युमिनियम फॉर्मर भी बेचारा है जिसपे ये कॉइल रखा हुआ है, अब वो भी तो बेचारा घूम रहा है, अब वो क्या करेगा, उसके साथ जा रहा है। अब समझिए जब दोनों फोर्स टीसी बराबर हो गया टीडी के, टीसी बराबर हो गया टीडी के, तो ऑसिलेट करता है। हमने बोला कि दोनों अगर इक्विलिब्रियम में आ जाता है, जहां पे स्प्रिंग उसको रोक दिया है तो वो वहां पे जाके बराबर हो गया, अब वाइब्रेट करता है। जब वाइब्रेट करता है तो जो इस पे एल्युमिनियम होता है वो बेचारा कोई काम नहीं रहता, वो बैठा रहता, वो देखता है कि भाई हम किसी फील्ड के अक्रॉस कट कर रहे हैं, किसी फील्ड के अक्रॉस कट कर रहे हैं, तो वो कहता है इट्स अपोज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन। तो उसमें क्या होता है, अगर ये किसी फील्ड के अक्रॉस ये एल्युमिनियम जो होता है वो अगर कट कर रहा है तो इसमें इंड्यूस्ड हो जाता है ईएमएफ, और चूंकि ये शॉर्ट सर्किट चारों तरफ से होता है तो उसमें इंड्यूस्ड होता है एडी करंट। क्या होता है, एडी करंट। स्मॉल अमाउंट का करंट जो प्रोड्यूस होता है उसको बोला जाता है एडी करंट। इसका मतलब है जो एडी करंट जो हमारा एडी करंट जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, लेंज लॉ कहता है इट्स अपोज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन, जिसके कारण जो उत्पन्न हुआ वो उसी का विरोध करता है। तो लेंज लॉ क्या करता है, अब ये चाहता नहीं कि मेरे में करंट उत्पन्न हो, एल्युमिनियम चाहता ही नहीं कि मेरे के अंदर करंट उत्पन्न हो, और जब ये चाहता नहीं करंट उत्पन्न हो तो वो मोशन का विरोध करता है, जिसके कारण ये ऑसिलेट हो रहा। आराम से किसी पोजिशन पे मान लो थीटा एंगल से जाके मूव करके अगर रुका हुआ है तो इसको कोई दिक्कत नहीं, तो ये क्या करता है, सेटल डाउन कर देता है। इसी को बोलते हैं एडी करंट। एडी करंट डैम्पिंग, उससे भी टॉर्क प्रोड्यूस करा के हम क्या करते हैं, रोकते हैं। इसको हम पीएमएमसी के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो यानी एल्युमिनियम नहीं चाहता उसके अक्रॉस मूव करना, लगातार ऑसिलेट करना नहीं चाहता। अगर किसी फील्ड के अक्रॉस लगातार कोई कंडक्टर मूव कर रहा है तो उस कंडक्टर में एडी करंट क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और चूंकि शॉर्टेड एल्युमिनियम है तो क्या होगा, ऐसे कंडीशन में उसमें करंट इंड्यूस्ड होगा, करंट होगा तो वो कहता है इट्स अपोज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन। यानी सोचिए जिस चीज के कारण जो प्रोड्यूस होता है वो उसका विरोध तो करेगा ही करेगा। ऐसा आसानी से तो विरोध, मान लो हम चलते भी हैं, आप समझिए अगर मैं चलता भी तो विरोध कौन कर रहा है, अर्थ, फ्रिक्शन तो लग रहा है जी, नहीं तो इतना ही फोर्स में अगर फ्रिक्शन ना हो तो अपोजिट फ्रिक्शन ना हो तो इतना ही फोर्स में हम बहुत दूर जा सकते हैं।
अब देखो सैटेलाइट के अंदर जो वहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो थोड़ा एक बार जो उसके एनर्जी से जो एक बार एनर्जी दे दिया था, तो आप देखो ना कितना ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है फिजिक्स में, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ पे फिजिबल हो पाएगा क्या? इतना नहीं, हवा का विरोध होता है, लेकिन वहां पे स्पेस में हवा नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वो क्या करता है? आसानी से मूव करता है। वही चीजें हैं यहाँ पे, जो जिसके कारण चलता है उसका विरोध करता है, तो ये जो इस कंडक्टर पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो इसका विरोध करता है, और ये किसी पॉइंट पे रुकना चाहता है, तो जैसे ही रुक गया तो एल्यूमिनियम पे करंट हो जाएगा एल्यूमिनियम पे 0, तो ये भी पॉइंटर सेटल डाउन हो जाता है। इसी को बोला जाता है एडी करंट डैम्पिंग। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, आगे हम इसको देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट में आएगा। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग भी एक भी तरीका है जिससे क्या करते हैं हम डैम्पिंग को रोक सकते हैं। अगर मान लीजिए ये मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है पानी के अंदर, मान लीजिए वाटर ही रखा हुआ है या कोई हाई विस्कस वाले एलिमेंट रखा हुआ है, अगर ये मूव कर रहा है लगातार, तो पानी सडन मूव करने देगा क्या? नहीं। अगर पानी के अंदर सडन कोई गया, जिस तरीके से हम हवा मूव कर ले रहे हैं, पानी में भी उस तरीके से मूव करे, नहीं, पानी उसका विरोध करेगा, यानी वाइब्रेशन का विरोध करता है। फ्लूइड अगर यूज करते हैं तो वो उसका विरोध करता है, दैट इज नोन एज फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो ऑसिलेशन का विरोध करने के लिए जो यूज टॉर्क किया है दैट इज डैम्पिंग टॉर्क। वो 2-3 तरीके का, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग बड़ा एग्जाम में पूछे जाते हैं, एडी करंट भी पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता, मैकेनिकल के अंदर ये चीज़ ज़्यादा यूज होता है। आई होप यहाँ तक कोई चीज़ में दिक्कत नहीं होगी। शुरू में ही मैंने बोला, आज से इससे सीखना शुरू कीजिए, आज से इसे देखना शुरू कीजिए, आज से इसे जीना शुरू कीजिए, क्योंकि नॉलेज अगर आपके पास है तो दुनिया आप ही को सलाम करती है। आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।